नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. दैट हैज बीन द mantra of my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. Friends, today we are going to discuss an old case of GST. ये पुराना केस ज़रूर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और मैं रेलेवेंस भी बताऊंगा कि आज मैं इतने पुराने केस के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ. केस लॉ का नाम है सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ CGST. और इस केस को जो जजमेंट दी है वो उड़ीसा हाई कोर्ट ने दी है और जो जजमेंट आई थी वो आई थी 17 अप्रैल 2019 को. तो लगभग 4 साल होने वाले हैं इस जजमेंट को आए हुए. और इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार थे. जो पिटिशनर हैं ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक टैक्सेबल पर्सन है. इन्होंने अपना GST का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ उड़ीसा के अंदर और ये एक मॉल बना रहे हैं जिसके अंदर जो शॉप्स बनेंगी, जो दुकानें बनेंगी, उनको ये किराए पर देंगे. अब क्योंकि दुकानों को किराए पर देना, जो रेंट रिसीव होगा वो कमर्शियल रेंट होगा, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर है और उसके ऊपर GST पेबल रहेगा. और क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ये एक टैक्सेबल पर्सन है और जब इन्हें रेंट रिसीव होगा ये रेसिपिएंट से GST कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे. प्रश्न ये है कि जो इन्होंने मॉल रेडी किया, जो इन्होंने शॉप्स बनाई, जो तैयार की, इसके ऊपर जो इनका ITC जो एक्यूमुलेट हो गया गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जो इन्होंने मॉल बनाने पर जो ITC जो इनका एक्यूमुलेशन हो गया, जो ITC इकट्ठा हो गया, वो लगभग 34 करोड़ रुपए का है. तो प्रश्न ये है कि क्या इसका ITC इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा. डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका ITC इन्हें नहीं मिलेगा और जिस सेक्शन को रेफर किया गया वो सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज D. उसमें ये लिखा हुआ है रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हिज ऑन अकाउंट. कि किसी व्यक्ति ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई है अपने ऑन अकाउंट में और इसके ऊपर जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज D के अंदर कवर है, मींस ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर है, मींस उसके ऊपर उन्हें ITC नहीं मिलेगा. तो पिटिशनर को भी ITC नहीं दिया डिपार्टमेंट ने. पिटिशनर ने रिट पिटिशन डाली उड़ीसा हाई कोर्ट के आगे और कहा कि ये अल्ट्रा वायरस है एक्ट के, ये प्रोविजन, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज D. और उसके पीछे जो उन्होंने वजह दी, अब हम उन वजह को डिस्कस करते हैं. जो पहली वजह दी वो ये दी कि रेंटिंग जो है वो एक सप्लाई है अंडर सेक्शन 7. तो जब मैं रेंट के ऊपर GST कलेक्ट करके पे करूंगा तो मुझे पीछे का ITC क्यों नहीं मिलना चाहिए. और अगर एक लॉजिक अगर आप और सोचें कि अगर सपोज करो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती, अगर इन्होंने जो मॉल के अंदर जो शॉप्स बन रही हैं वो किराए पर ना देनी होती, वो बेचनी होती. और बेचनी भी कब होती, सपोज करो पूरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद. तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती और उसके ऊपर कोई GST पेबल नहीं होता, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन को हम शेड्यूल 3 के अंदर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं. तो अगर ये शॉप्स उन्होंने बेचनी होती कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बाद, तो कोई GST पेबल नहीं होता. तो ये लॉजिकल था कि अगर फाइनल जो है अगर GST उसके ऊपर पेबल नहीं है तो ITC भी अलाउड नहीं होना चाहिए था. पर यहां पर ये दे रहे हैं रेंट के ऊपर. तो जब रेंट के ऊपर इन्होंने बाद में GST देना है तो पहले का GST इन्हें क्यों अलाउ नहीं होना चाहिए, ये कंटेंशन थी पिटिशनर की. इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं. सपोज कीजिए कि जो शॉप्स हैं वो उसके एवज में उसको सपोज करो उसको बेचना इनका पर्पस होता, पर वो कुछ एडवांस पहले ले लेते, कंप्लीट होने से पहले, शॉप के बनने से पहले ही अगर उसका एडवांस ले लेते. तो हम अगर शेड्यूल 2 को रेफर करें, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले या उसके बनने से पहले अगर एडवांस ले लिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और GST पेबल रहेगा. तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि जो शॉप है वो इन्होंने सपोज करो फ्यूचर में बेचनी थी और एडवांस उन्होंने पहले रिसीव कर लिया या उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही एडवांस रिसीव कर लिया, उसको बेच दिया. इन दैट केस
ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती शेड्यूल 2 के अंतर्गत, और इसके ऊपर जीएसटी पेबल रहता, पर साथ के साथ उसका आईटीसी उन्हें अलाउबल रहता। तो इट मींस अगर जीएसटी पेबल है तो आईटीसी अलाउबल है, और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती तो फाइनली जीएसटी कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन को नीदर सप्लाई ऑफ गुड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं रहता। तो इट मींस अगर फाइनली जीएसटी पेबल नहीं है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, और अगर पहले एडवांस ले लिया उसकी फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट से मिलने से पहले, तो जीएसटी पेबल रहेगा, पर साथ के साथ आईटीसी भी अवेलेबल रहेगा। तो इट मींस जहां फाइनली चेन ब्रेक हो रही है टैक्स की, वहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं रहेगा, पर जहां पर चेन ब्रेक नहीं हो रहा और फाइनली जीएसटी पेबल है तो आईटीसी अवेलेबल रहेगा। अब इसी केस को अगर मैं इस पर्टिकुलर अपने इस केस में सफारी रिट्रीट्स में लगाकर चलूं, इन्होंने ये दुकानें किराए पर देनी है, और क्योंकि दुकानें किराए पर देनी है तो जीएसटी पेबल रहेगा, क्योंकि कमर्शियल रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो जब फाइनली जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा तो उसका आईटीसी भी उन्हें मिलना चाहिए, यही सफारी रिट्रीट्स वालों का कहना था। और उन्होंने एक बात को और कहा कि 17 सबसेक्शन 5 क्लोज डी वो बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हिज ऑन अकाउंट। तो ये उनके अपने अकाउंट के लिए नहीं है, ये इंटेंडेड फॉर रेंटिंग है। ये उनके अपने यूज करने के लिए नहीं कि उन्होंने बनाई और वो खुद यूज कर रहे हैं, ये वो बना रहे हैं, ये इंटेंडेड फॉर रेंटिंग है। और ये जब भी हम टैक्सिंग स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं तो एक प्रोविजन हमेशा, एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो प्रोविजन लॉ की इंटेंट को पूरा करता है वो ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए रेदर देन उस प्रोविजन के जो इसकी इंटेंट को डिस्ट्रॉय करता है। और जो जीएसटी एक्ट आया था उसके आने के पीछे पर्पस ये था कि कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर किया जाए और सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रहे। तो इस केस में भी जहां फाइनली जीएसटी पेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। ये कंटेंशन था पिटिशनर का, और इसमें कोई टैक्स चेंज जो है वो ब्रेक नहीं हो रही। साथ के साथ एक चीज और उन्होंने, जो पिटिशनर ने बोला कि जो प्रोविजन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज डी, ये वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है। जैसा कि हम आर्टिकल 14 जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो फंडामेंटल राइट है विच इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। और आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं तो वो बात करता है इक्वल एमंग इक्वल, नॉट ऑल आर इक्वल, बट एक क्लास है, उस क्लास के अंदर इक्वल एमंग इक्वल होना चाहिए। तो जहां पर आईटीसी लास्टली, जहां पर जीएसटी लास्टली पेबल नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने पर, तो आईटीसी नहीं मिल रहा, दैट इज ओके। बट जहां पर लास्ट में जीएसटी पेबल है, जैसा कि रेंटिंग के ऊपर, तो उसके पीछे आईटीसी मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 14 का भी पिटिशनर के अकॉर्डिंगली इस सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज डी के द्वारा उल्लंघन हो रहा है, उसलिए भी ये अल्ट्रा वायरस है। और साथ के साथ एक बात उन्होंने और कही कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इंटेंडेड फॉर सेल नहीं है, ये इंटेंडेड फॉर लेटिंग आउट है, और हमें काफी क्लोजली और एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए, नैरो इंटरप्रेटली लॉ को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। और अगर इस 34 करोड़ का इन्हें बेनिफिट नहीं मिलता तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। एक तो पहले इनपुट पर भी जीएसटी दिया, और जब फाइनली ये रेंट पर चढ़ाएंगे तो उसके बाद भी जीएसटी देंगे। और उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर ये रेंट पर देते हैं इन शॉप्स को, तो हम तो बेसिकली जो टैक्स रेवेन्यू है वो फ्यूचर के लिए ऑलवेज इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वो आउट ऑफ जीएसटी नेट होगी, वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर होगी। बट अगर ये रेंटल रहेगा तो फ्यूचर में एक जीएसटी रेवेन्यू हमेशा आता रहेगा, ये पिटिशनर का कहना था। अब रिस्पोंडेंट ने, जो चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी जो सेकंड पार्टी है, उन्होंने कहा कि आईटीसी जो है ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता, ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आईटीसी ने मिलना ही मिलना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, दिस इज मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, दिस इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सेक्शन 16 से ऊपर है, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो आईटीसी की कंडीशंस हैं उनसे ऊपर है। सेक्शन 16 के थ्रू आईटीसी मिलता है और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी को ब्लॉक करता है।
और उन्होंने एक बात और कही कि जब से जीएसटी आया तो एक आईटीसी का जो बेस है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले अगर सपोज कीजिए कोई वैट के अंदर है तो गुड्स बेच रहा है तो गुड्स का ही आईटीसी मिलता था, सर्विस का आईटीसी नहीं मिलता था। और अगर कोई सर्विस टैक्स के अंदर है तो जो उसने सर्विसेज अवेल की हैं उसका आईटीसी मिलता था, गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता था। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी वाज नॉट अलाउड, बट जीएसटी आने के बाद ये भी अलाउड हो गया। तो आईटीसी ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये जीएसटी नहीं मिलना चाहिए। खैर, हाई कोर्ट ने दोनों की जब बातों को सुना और भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स का इस केस में रेफर किया गया, तो हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि हमें एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए, नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं लेनी चाहिए। और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ईचर मोटर्स की, उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आईटीसी मिलना चाहिए और इस प्रोविज़न में इतना छोटा इंटरप्रिटेशन नहीं लेना चाहिए। बट साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऐसा पर्सन अगर रेंटिंग के लिए दे रहा है तो उसको आईटीसी मिलेगा, बट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है और उसके बाद वो बेचेगा बनाए जाने के बाद, तो ये प्रोविज़न का रहना जरूरी है और उस केस में उसको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इस केस को मैंने 4 साल के बाद क्यों डिस्कस कर रहा हूं। ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आज के दिन पेंडिंग है और इसकी जजमेंट काफ़ी जल्दी आने वाली है, विच इज़ हो सकता है कि वो कभी भी आ जाए, विच इज़ एक्सपेक्टेड एनी टाइम नाउ। और तब पता चलेगा कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज डी का क्या फ्यूचर है। और साथ के साथ ये है कि जब लॉ में हम पढ़ते हैं तो एक जब पिटिशनर को सुनते हैं तो उसकी बातें भी ठीक लगती हैं, जब उसके द्वारा जो केस लॉज जो रेफर किए होते हैं केस के अंदर वो भी ठीक लगते हैं, जब रिस्पोंडेंट अपने कोई केस लॉज सामने लेकर आता है तो वो भी ठीक लगते हैं। तो काफ़ी बारीकी होती है, जिस बारीकी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना निर्णय देते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस केस को जितना मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं उतना मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। उम्मीद है मैं इस वीडियो के साथ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए मैं आपकी कुछ मदद कर पाया होऊंगा। धन्यवाद।